एक छोटी सी नाव, उसमें सवार फिलीपींस के कुछ कोस्ट गार्ड अपने देश से 120 समुद्री मील की दूरी पर स्थित स्कारबोरो शोर की तरफ बढ़ते हैं, जहां चीन ने पिछले हफ्ते ही रस्सी की एक फ्लोटिंग बैरियर लगाया था। रस्सी का फ्लोटिंग बैरियर। एक कोस्ट गार्ड पानी से उतरता है और उसके हाथ में चाकू होता है और वहां मौजूद चीन की रस्सी काट देता है। फिलीपींस के कोस्ट गार्ड ने अपने राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के आदेश पर यह किया था। देखने में छोटी लगने वाली यह घटना एक ऐलान है कि एक बड़ा ऐलान है कि साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। यह फिलीपींस की दुनिया का संदेश है कि अब हम धमकाने वालों के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो स्टोरी में आप जानेंगे कि दक्षिण चीन सागर विवाद की पूरी कहानी क्या है। साथ ही आप जानेंगे कि 35 लाख वर्ग किलोमीटर के पूरे साउथ चाइना सी पर चीन अपना दावा क्यों करता है। इसके लिए आप एक पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको यही बताऊंगा कि पूरी दुनिया से लड़ने को क्यों तैयार है साउथ चाइना सी, इस विवाद पर भारत का रुख क्या है और फिलीपींस की ये छोटी हिमाकत कैसे दुनिया का रुख बदल सकती है। देखिए, सागर एक है लेकिन उन्हें पर दावे जमाने वाले अनेक हैं। चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत समुद्र का नाम है दक्षिण चीन सागर। ये सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहां करीब 250 छोटे छोटे द्वीप ज्यादातर निर्जन है। चीन की बात करें तो चीनी सीमा से सटा हुआ आपका आता है दक्षिण चीन सागर। फिलीपींस के भी फिलीपींस का भी सटा हुआ है, ब्रुनई का भी सटा हुआ है, वियतनाम से भी सटा हुआ है और मलेशिया से सटा हुआ है। यानी कि इन देशों से सट के आता है दक्षिणी चीन सागर। इस पे सभी देश अपनी दावे कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर के करीब 80% हिस्से पर चीन अपना दावा करता है। दक्षिण चीन सागर का 80% हिस्सा में चीन अपना दावा करता है कि वो उसका इलाका है। यहां स्थित पारासेल आइलैंड्स पर चीन, ताइवान और वियतनाम अपने अपने अलग दावे करते हैं। यहां स्थित स्प्रेटली आइलैंड्स पर चीन, ताइवान, वियतनाम और फिलीपींस अपने दावे करते हैं। इसके पीछे एक 9 डैश लाइन की कहानी है। चीन कहता है कि 2000 साल पहले चीनी नाविकों और मछुआरों ने दक्षिण चीन सागर और इसके द्वीपों को खोजा था। ये चीन दावा करता है कि आज से करीब 2000 साल पहले चीनी नाविकों ने इसे खोजा था। वहीं मौजूद तथ्यों के मुताबिक जापान ने 1937 में दक्षिण चीन सागर के कई द्वीप समूहों पर दावा करते हुए कब्जा कर लिया। अब बात यह आती है वहीं की ये तो इनका दावा, फिर वहीं जापानी सेना दिसंबर 1938 में स्प्रेटली द्वीपों पर पहुंची और इसी साल पारासेल द्वीपों पर भी कब्जा कर लिया। यानी कि 1938 को ही इस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ जिसमें जापान हारा। इस घटनाक्रम के बाद आगे आती है 1947 में चीन की कुआमिंतान सरकार ने 11 डैश लाइन के जरिए दक्षिण चीन सागर में अपना दावा पेश किया था। ये यहां घटना वहां से शुरू होती है, वो जड़ था, यहां से ये बात आती है। 1949 में इसके बाद घटनाक्रम की बात करें तो 1949 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने टोंकिन की खाड़ को इससे बाहर कर दिया। इसके बाद ये 9 डैश लाइन बनी। उसके बाद चीन ने 1958 के घोषणा पत्र में दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर अपना दावा किया कि जो चीन वियतनाम के बीच विवाद का वजह है। उन्होंने दावा किया कि ये चीन का उस क्षेत्र अपना है जिस पर वहीं से ये चीन वियतनाम के दावे का एक विवाद का दावा वहां से बना। उसके बाद 1970 के बाद इस मामले में हलचल और बढ़ गई। वियतनाम का कहना है कि चीन ने 1940 के दशक तक कभी इस क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का दावा पेश नहीं किया था, कभी नहीं। जबकि वियतनाम यहां 17वीं शताब्दी से शासन करता रहा। उनका कहना है कि 19 जनवरी 1974 को चीन की सेना पारासेल द्वीपों पर पहुंची। वहां
चीनी झंडे लगाए और अपने कब्जे का ऐलान कर दिया। और इस झड़प में वहां पहले से मौजूदा 70 से ज्यादा वियतनामी सैनिक भी मारे गए। 70 से ज्यादा वियतनामी सैनिक जो पहले से वहां मौजूद थे वो मारे गए। इस घटनाक्रम के बाद 11 मार्च 1976 को फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर से सटे पलावन बेसिन में तेल का भंडार खोल निकाला। इससे अन्य देशों को भी इस सागर में तेल के भंडार मिलने की उम्मीद जग गई और सबकी नजर इस सागर पे पड़ गई। इसके बाद जो बड़ा विवाद आया वो आया यूएनसीएलओएस और चीन की विवाद। जी हां, समुद्र पर किसका कितना हक होगा इसे लेकर दुनिया में कोई कानून ही नहीं था। उस समय कि समुद्र पर किसका किस हिस्सा कितना होगा कोई कानून ही नहीं था। और करीब 3 दशकों की बातचीत के बाद सन 1982 यानी कि साल 1982 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी यूएनसीएलओएस। 60 देशों के इस दस्तखत के बाद इस जो कानून था, जो दस्तावेज था, इसको 60 देशों के दस्तखत के बाद 14 नवंबर 1994 को इसे लागू कर दिया गया। ये प्रस्ताव जो था 1994 14 नवंबर 1994 से ये प्रस्ताव लागू हो गया, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसके अनुसार किसी देश को अपनी जमीन से 200 नॉटिकल मील तक, किसी भी देश को अपनी जमीन से 200 नॉटिकल मील तक समुद्री सीमा तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, यानी इतना दूर तक के संसाधनों का इस्तेमाल वो देश कर सकता है। वहीं अब उस दक्षिणी चीन सागर की बात करें तो उस चीन से 500 मील के आसपास उधर था और इधर 100 मील था फिलीपींस से। जो क्षेत्र जो था वो क्या था, चीन से 500 मील, वहीं फिलीपींस से 100 मील। तो फिलीपींस का कहना है कि भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से स्प्रेटली आइलैंड फिलीपींस का हिस्सा है क्योंकि वो फिलीपींस के ज्यादा करीब है। चीन और फिलीपींस स्कार्बोरो रीफ पर भी अपनी अपनी अधिकार बताते हुए यह रीफ फिलीपींस से 100 मील जबकि चीन 500 मील की दूरी पर है, ये बात वहां पे रखा गया कि जो है रीफ जो वहां पे है, रीफ फिलीपींस से कितना दूर है, 100 मील, जबकि चीन से 500 मील। इस हिसाब से उसने कहा कि ये फिलीपींस का अधिकार बनता है। यूएनसीएलओएस के बावजूद चीन ने दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा नहीं छोड़ा, यानी कि इस प्रस्ताव के बावजूद, प्रस्ताव के अनुसार ये क्षेत्र वो हिस्सा फिलीपींस का था, लेकिन इस प्रस्ताव के बावजूद चीन ने दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा नहीं छोड़ा बल्कि वो और अधिक वहां के आक्रामक हो गए। चीन ने कहा कि दक्षिण अरब सागर के कई द्वीप उसके समूह के हैं, उसके हैं और जहां चीनी नागरिक भी बस गए हैं, इसलिए उन द्वीपों से 200 नॉटिकल मील तक के स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर चीन का हक है। और इस बात पर फिलीपींस के साथ चीन के कई झगड़े हुए, जिसमें कि दो झगड़े मतलब मुख्य 2 झगड़े हुए जो कि काफी महत्वपूर्ण जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला था साल 1996 में मिस्चीफ रीफ की घटना। मिस्चीफ रीफ की घटना में क्या था कि स्पेटली आइलैंड्स के पास मिस्चीफ रीफ पर 3 नौसैनिक जहाजों और फिलीपींस की नेवी गनबोट के बीच 90 मिनट तक जंग चली। 90 मिनट तक यानी करीब 1.5 घंटे तक। चीन ने पहली बार वियतनाम के अलावा किसी एशियन मेंबर देश के खिलाफ सेना का सीधा इस्तेमाल किया था, पहली बार। और चीन की घटना ने फिलीपींस को और अमेरिका के मिलिट्री सहयोग को दोबारा जिंदा कर दिया, दोबारा। और यूएस नेवी ने फौरन फिलीपींस में एक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। ये थी पहली घटना, जो बड़ी घटना सीधाओं की विवाद के लड़ाई की घटना होती है। दूसरी है साल 2012 की स्कार्बोरो शोल की घटना। स्कार्बोरो शोल में चीन की फिशिंग बोट के विरोध में फिलीपींस ने एक वॉरशिप तैनात कर दिया। इससे कूटनीतिक रिश्ते काफी बिगड़ गए चीन और फिलीपींस के बीच। इसके जवाब में चीन ने भी सर्विलांस जहाज भेज दिए और दोनों देश के बीच करीब 2 महीने लंबा गतिरोध चला, 2 महीने तक। फिर 2013 में फिलीपींस ने स्पेटली आइलैंड और स्कार्बोरो शोल पर चीनी दावे के खिलाफ यूएनसीएलओएस के तहत जो प्रस्ताव पारित प्रस्ताव के तहत अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में केस कर दिया। चीन ने इस प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया कि उसने वहां पे शामिल ही नहीं हुआ। फिर 2016 में ट्रिब्यूनल ने चीन के खिलाफ फैसला सुनाया। उस प्रस्ताव के बाद ट्रिब्यूनल ने वहां पे चीन के खिलाफ फैसला सुनाया, यानी कि
फैसले के मुताबिक चीन की 9 डैश लाइन का कोई आधार नहीं है। वहां पे साफ साफ कहा गया कि चीन जो अपनी 9 डैश लाइन की बात करता है उसका कोई आधार नहीं। कोर्ट ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाने को भी गलत बताया। चीन ने इस फैसले को सिरे से नकार दिया, उन्हें यह फैसला उन्होंने नकार दिया, उन्होंने नहीं माना। आपको बता दूं वहां पे संसाधनों का अथाह खजाना है। दक्षिण चीन सागर में संसाधनों का अथाह खजाना है, इसलिए ये मामला और भी पेचीदा है, यानी कि दोनों अपना अधिकार दावे जमाने में और दावे लगाने में लगे। दक्षिण चीन सागर में तमाम देशों की दिलचस्पी की बड़ी वजह कच्चे तेल का खजाना मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ी वही है कि वहां पे कच्चे तेल का खजाना मिलने की उम्मीद है, इसलिए सभी देशों की इस पर दिलचस्पी जगी है। चीनी अनुमान के मुताबिक यहां 213 अरब बैरल तेल भंडार मौजूद हो सकता है। वहीं अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 28 अरब डॉलर तेल का अनुमान लगाया है। 28 अरब डॉलर तेल का, आप समझ सकते हैं। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक यहां 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यानी प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हो सकते हैं। 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट अंदर प्राकृतिक गैस की पूरी भंडार मौजूद सकते हैं। ये आंकड़ा कतर में मौजूद भंडार के बराबर है। आप सोच सकते हैं ये आंकड़ा, ये कितना बड़ा खजाना का वहां पे गत्था है, यानी कि आप समझ सकते हैं। दक्षिण चीन सागर में करीब 30,000 प्रकार की मछलियां हैं। दुनिया भर के मछलियों के कारोबार का करीब 55% हिस्सा यानी कि 55% हिस्सा या तो दक्षिणी चीन सागर से गुजरता है या वहां पाया जाता है। यानी कि मछलियों की भी वहां 30,000 प्रजातियां पाई जाती है। इस मायने से भी वहां पे बड़ा व्यापार, मछली व्यापार का भी एक स्रोत है वहां पे। दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के मुताबिक दुनिया का करीब 1/3 समुद्री व्यापार इस रास्ते से गुजरता है और इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सालाना कीमत करीब 5 ट्रिलियन डॉलर है। 5 ट्रिलियन डॉलर, ये भारत की कुल जीडीपी यानी कि 3.5 ट्रिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा है, कुल जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि भारत का कुल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जबकि उस सालाना कीमत उसकी क्या है 5 ट्रिलियन डॉलर है। इसको लेकर ही चीन के इस संबंध में दक्षिण चीन सागर को लेकर उनके खतरनाक इरादे। दक्षिण चीन सागर के उथले द्वीपों और डूबी चट्टानों पर लाखों करोड़ मैट्रिक टन पत्थर और कंक्रीट डालकर चीन कृत्रिम द्वीप बना रहा है। यानी कि उस पर डालकर कंक्रीट डालकर पत्थर डालकर चट्टान डालकर उसे कृत्रिम द्वीप बना रहा है और कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने उस इलाके में करीब 3,000 हेक्टेयर नई जमीन तैयार कर ली। वहां कंकड़ चट्टान में डाल करके धीरे धीरे करीब 3,000 हेक्टेयर नई जमीन तैयार कर ली उस द्वीप में, और इस कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य अड्डे और बंदरगाह बना के रखे। चीन बंदरगाहों पर 3,000 फीट लंबे रनवे बना लिया है और ये सैन्य रेलवे जहां लड़ाकू विमान उतर सकते हैं, ऐसा तरह से उन्होंने कृत्रिम यानी कि पहले से नहीं था, अपनी तैयारी के लिए उन्होंने बना रखा है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कच्चे तेल के बड़े बड़े टैंक जमीन के नीचे समुद्र में धंसाकर तेल के विशाल भंडार बना लिए। चीन ने दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर मिसाइलें भी तैनात की है और चीन अपनी मुख्य भूमि की तरफ आने वाली सभी रास्तों पर नियंत्रण करना चाहता है और इस प्रकार से उस दक्षिण चीन सागर पर उन्होंने पूरा धौंस जमा रखा है। उनके इरादे बड़े खतरनाक हम कह सकते हैं कि उन्होंने पूरा अधिकार जमाने की पूरा दावा पेश करते हुए वहां पे पूरा तैयारी कर लिया। वहीं इस पर भारत का स्टैंड की बात करें तो भारत कहां स्टैंड करता है, तो आपको बता दूं भारत साफ तौर पर यूएनसीएलओएस के सिद्धांतों का समर्थन करता है, जिसके मुताबिक दक्षिण चीन सागर में बिना रोक टोक आवाजाही होनी चाहिए। भारत का यह मानना है कि बिना रोक टोक की आवाजाही होनी चाहिए। भारत का यह भी मानना है कि दक्षिण चीन सागर विवाद में शामिल क्षेत्र के सभी देशों को किसी प्रकार की धमकी और बल प्रयोग किए बिना आपसी विवादों को सुलझाना चाहिए, मिलजुल के इसको सुलझाना चाहिए बिना किसी धमकी और बल प्रयोग। वहीं वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ भारत ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई है। भारत के इस कदम को पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारने के महत्वपूर्ण मौके के रूप में देखा जाता है। इस गतिविधियों को एक अच्छा महत्वपूर्ण रिश्ते सुधारने का एक अच्छा मौका होगा, जिससे और ये उचित भी है कि उनका सुलहपूर्वक उनका समझौता करके बिना विवादों का करें, ऐसा उन्हें मानना है। वहीं वियतनाम सरकार ने भारत सरकार के
तेल और गैस कंपनी ओएनजीसी के साथ एक समझौता किया था। ओएनजीसी वियतनाम के छोटे द्वीपों में तेल और गैस की खोज करेगी और चीन ने इसी पर कड़ा विरोध जताया, जबकि भारत ने कहा था कि दक्षिण चीन सागर पूरी दुनिया की संपत्ति है। आपको बता दूं, नाइस टेस्ट लाइन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अदालत के निर्णय को ठुकरा कर चीन ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंध खराब कर लिए हैं। ऐसे में भारत का इस क्षेत्र में अपना कद बढ़ाने का मौका मिला है। भारत का एक ऊंचा कद बनते जा रहा है। अमेरिका के साथ मिलकर भारत इस इलाके में चीन की बढ़ रही आक्रामक भूमिका को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। दक्षिण चीन सागर में मौजूद कोई भी देश चीन से सीधे तौर पर लड़ना नहीं चाहता। उनकी उम्मीदें अमेरिका की तरफ टिकी हुई है। इससे इस इलाके में अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ने की खतरा है। अगर अमेरिका यहां सख्त रूप से दखल देता है तो अलग बात होगी, लेकिन अगर अमेरिका यहां सख्त रूप से दखल नहीं देता है तो चीन के लिए पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। वो यहां से अमेरिका को पूरी तरह धकेल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ दक्षिण चीन सागर की बात नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व को एक चुनौती होगी। आज की इस खास वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।